मेरे साथ बाम सेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीषा बांगर हैं, जो लगातार समाज में हो रहे बदलाव, जो सरकार में जिस तरह से नीतियां बन रही है, नोटबंदी को लेकर जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, संसद में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, आज संसद सत्र का आखिरी दिन था, कोई काम काज नहीं, इन सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद हैं। और मैं जानने समझने की कोशिश करूंगा कि देश किस तरफ जा रहा है और जो ताज़ा राजनीतिक हालात है उसमें बाम सेफ की क्या भूमिका है। मैम, जिस तरह से नोटबंदी को लेकर लगातार पूरे देश में लोग लाइन में खड़े हैं, संसद में हंगामा हो रहा है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या ये एक डिक्टेटरशिप की तरफ जो लोग कह रहे हैं उस तरफ सरकार बढ़ रही है? मैं तो कहूँगी कि ये जो मामला आया है यहाँ पर जिन लोगों को जिनके ऊपर अंकुश आना चाहिए था और जिन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए था और जिन लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया है उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं आया, ये पूरे वर्ग के ऊपर कोई अंकुश नहीं आया है। इसके विपरीत ये हो रहा है कि मूल निवासी बहुजन समाज का जो तबका है उसी के बीच में जो मनी सर्कुलेट हो रहा था फिर जाके बैंकों में जमा हो रहा है, ताकि फिर से उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को और बिजनेसेस इस देश में जो चला रहे हैं और वो एक वर्ण के लोग चला रहे हैं, उनको फिर से इस देश की लूट करने के लिए फिर छोड़ा जाए, इस तरह का वो यंत्र चल रहा है नोटबंदी का कार्यक्रम। और मैं अगर आप कहते हैं कि तानाशाही चल रही है तो यह एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं है। ये कई लोग किसी के ऊपर इशारा कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर। मैं कहूँगी कि ये पूरी एक कास्ट या वर्ण की, ब्राह्मण वर्ण की तानाशाही है। और यही इस देश का जो सत्य है फिर से उजागर नए नए मसलों के माध्यम से आ रहा है। आप देखिएगा कि नोटबंदी के मामले में और एक दूसरी बात ये बहुत अच्छे से नज़र आई है कि पूरा मूल्यवासी बहुजन समाज इसका प्रताड़न सह रहा है। लोग आवाज़ उठा रहे हैं, महिलाएं आवाज़ उठा रही है, लेकिन जहाँ पर इसकी चर्चा होनी चाहिए थी वहाँ पर होने नहीं दे रहे हैं। इसके लिए जिस सरकार ने नोटबंदी लागू कराई वही नहीं जिम्मेवार है, लेकिन वो अपोजिशन जो है कांग्रेस के माध्यम से कहो या वामपंथी जो पार्टियां उनके माध्यम से कहो या आम आदमी पार्टी जो है जो जिस दिल्ली में है, मगर यह भी संसद में जिस तरह से चर्चा करनी चाहिए। इनफैक्ट राहुल जी ने तो ये कहा कि मुझे भी नहीं बोलने दिया जा रहा, और उधर से हमारे पीएम साहब कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं बोलने दिया जा रहा। तो यह जो साठगांठ की नज़र आ रही है, तीसरी तरफ से मिस्टर केजरीवाल कहते हैं कि संसद में नहीं बोलना चाहिए, बाहर आके बोलना चाहिए। ये संसद का महत्व, लोकतंत्र का महत्व ही पूरा ख़त्म करने की दिशा में ये काम हो रहा है, ऐसा मुझे पार्लियामेंट को लेकर बहस नहीं हुई, विपक्ष बहस की मांग करता रहा, सरकार कह रही बोलने दिया जा रहा है। क्या लगा नोटबंदी में जिस तरह की अब तक रिपोर्ट आई है, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, आम लोग जो थे वो लाइन में लगने के लिए मजबूर हैं, जितना करीब करीब आरबीआई पैसा जारी करती है उतना लगभग पैसे बैंक में वापसी आ चुका है। तो क्या लग रहा है कि आपको नोटबंदी की सबसे मार किन लोगों पर दिख रही है, क्योंकि कोई काला धन का बड़ा मामला सामने आया नहीं है? बिल्कुल। काला धन जो है वो तो ऐसी चीज़ों में फंसा हुआ है जैसे कि रियल एस्टेट में, सोने में, ज्वेलरी में और बाहर की बैंकों में, वहाँ पर फंसा हुआ। वो तो निकलना ही नहीं, और उसके निकलने के लिए कोई वजह, निकालने के लिए कोई चीज़ भी नहीं की गई। इनफैक्ट जिस तरह से बैंकों के सामने लाइनें अपना पैसा निकालने के लिए लोग लगा रहे हैं और जिस तरह से पुलिस और स्टेट पावर इनके ऊपर छोड़ा जा रहा है, बैंकों के कर्मचारी लोगों के ऊपर छोड़ा जा रहा है, उससे से ये प्रतीत होता है कि स्टेट पावर यूज़ कर रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट, जिनके ऊपर जिनको अरेस्ट करना था, जिनको बिहाइंड बार्स करना था, उनको छोड़ के रखा हुआ है, और जो अपना पैसा निकालने के लिए लगे हुए हैं उनको 500 रुपए के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। ये जो एक तांता लगा हुआ है रोज इतनी मौतें होने का, कई दर्दनाक हादसे हुए हैं, उससे तो और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा जो इसका इफेक्ट जो पड़ा हुआ है कि यहाँ की जो जनता है उसका बहुत सारा कारोबार नगद पे चलता है। और यही समझ यहाँ के लोगों को ऐसा नहीं है कि नहीं थी, लेकिन वो चाहते ही थे कि फिर से इनका सारा पैसा बैंकों में किस तरह से लाया जाए, और उसके लिए वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे, पूरी तरह से सफल रहे। और जब ये पूरा आ रहा है तो साथ ही साथ में उनकी साजिशें, जब हम लोग लाइनों में खड़े हैं तो फिर से अदानी को लोन दिया जा रहा है,
फिर से कई इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दिया जा रहा है, कई कॉरपोरेट हाउसेस को फिर से लोन दिया जा रहा है। इतना ही नहीं तो जो बैंकों का पैसा है वह आते साथ ही कई बीजेपी एमएलएज और एमपीज है या उनके कार्यकर्ता है, उनके हाथ में रंगे हाथ पकड़े गए हैं वो। और ऐसा हो रहा है कि पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है, वही नहीं तो जहाँ पर है वहाँ पर जहाँ पे भी छापे पड़ रहे, एक भी दूसरा मूल्यवासी बहुजन का समाज का आदमी ना पकड़े जाने में है, ना जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है। 500 से लेकर 600 लोगों की जो लिस्ट बनी है उसके अलावा कई लोगों की लिस्ट है, उसमें एक भी व्यक्ति मूल्यवासी बहुजन समाज का नहीं है। और उनको बरी करके इनको इनकी हालत और इनको मरने के कागार पे पहुंचाया जा रहा है। तो ये निसंदेह ये जब सारा खुला मामला है कि मूल्यवासी बहुजन समाज के खिलाफ ही ये साजिश हुई है। वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा इसमें सताया जा रहा है। गुड़गांव में 40,000 के लोग डेली लेबरर्स को अपने इधर माइग्रेट होना पड़ा, वापस जाना पड़ा गाँव में, क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा था, आप बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आप लगातार देश भर में घूमती रहती हैं और खासकर जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, जो आपके संगठन में है, उनसे भी जुड़ी हुई रहती हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो मजदूर थे, जो किसान हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो आम लोग हैं, जो बहुजन समाज है, जो 85% जिसकी हिस्सेदारी है इस देश में, बिल्कुल क्या वो नोटबंदी से सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। और ये जो साजिश चल रही है, देखिए ये षड्यंत्र है किस तरह से कि मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग प्रताड़ित है और टर्मिनोलॉजी दी हुई जा रही है आम आदमी। ये नहीं बताया जा रहा कि वो आम आदमी है कौन। लोगों को यूँ लगता है कि आम आदमी का मतलब जो मिडिल क्लास और उच्च वर्णीय लोग हैं वो भी सताए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से काम हो रहा है। मनुस्मृति में अगर लिखा हुआ है कि मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों को धन संचय करने की, तो बहुत दूर की बात, अगर धन है और अगर आपके मन में वो इच्छा जागृत हुई, उच्च वर्णीय लोगों के मन में जागृत हुई इच्छा कि इनका धन अभी इनके पास में नहीं रहना चाहिए, तो उसका इंतजाम किस तरह से किया जाना चाहिए। क्या आप तो कहना चाह रहे हैं कि ये गरीबों का धन जो है वो जानबूझकर बैंक अपने पास जमा करवा रहा है और सरकार इसमें शामिल है? एग्जैक्टली जो करेंसी इन सर्कुलेशन थी 14,08.8 करोड़ रुपए की जो करेंसी थी वो वापस वो आ गई है बैंकों में। और जो नई करेंसी है वो बैंकों में जा नहीं रही है। जो लोगों के पास, जो एम्प्लॉयर्स के पास में, जो दिहाड़ी लोग जो का कारोबार है, छोटे ट्रेडर्स है, जो मूल्यवासी बहुजन समाज सारा जो कारोबार चलाता है, उनके पास वो करेंसी जा नहीं रही है। तो ये करेंसी यूज़ कहाँ हो रही है और वो सारी की सारी इनके पास पकड़ा गई। और ये जो जुमलेबाजी चल रही है शुरू से लेकर कि पहले तो उसको कहा गया कि काला धन हटाया जाएगा, उसके बाद में उसको ये बताया गया कि अभी बहुत सारा आना बाकी है, जिनके ऊपर जिनके पास में काला धन है उनको भी पकड़ाया जाएगा। लोग आंख बिछाए देखते ही रहेंगे कि कब वो नज़ारा नज़र आएगा। और उसको अभी जाके कैशलेस और कार्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है। काला धन के साथ में क्या हुआ है उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है। और जिनके ये जो पैसा लोगों का हड़पा हुआ है और जिन तक पहुंचाया गया हुआ है, वह उनको वापस कब मिलेगा? जो उनका खुद का है वो कब वापस मिलेगा? आपने एक बात कही, कैशलेस की लगातार बात हो रही, पहले काला धन को कहकर नोटबंदी लागू किया गया, उसके बाद अब बात कही जा रही कि कैशलेस करना है देश को। आप खुद बामसेफ से, बामसेफ एक ऐसा संगठन है जिसमें अर्बन एरिया के भी लोग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, उसको आप अपर मिडिल क्लास के भी लोग कह सकते हैं, आप खुद पेशे से डॉक्टर हैं। तो क्या लग रहा है कि जो गांव समाज के लोग हैं, जो ऐसे तबका है जो कभी मेन स्ट्रीम में अब तक आ नहीं पाया, क्या लगता है कि कैशलेस की वजह से उनकी ज़िंदगी मतलब चौपट हो रही है, उनकी रोजी रोटी मर रही है? बिल्कुल। किसान जो डेली वेज लेबरर्स है, जो हमारा लेबरर टोटल लेबरर क्लास है, चाहे आप शहरों का बोलो या गांव का बोलो, ये सारा का सारा नगद के ऊपर चलता है। दूसरी बात, इन लोगों के पास में जो बैंक अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट्स बहुत कम लोगों के पास में है। नॉट ओनली दैट, उनका जो नंबर ऑफ एटीएम्स जो है, जो बैंक के हैं, उनका ही तो नेटवर्क उतना मजबूत नहीं है गाँव में। स्कूलें तो नहीं, बैंक्स भी नहीं हैं। और ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया गया। एक वो मिस्टर हमारे पीएम साहब और उनके जो भक्त लोग हैं वो कहते हैं कि पहले ऐलान किया गया था कि अपने खाते खुलवाने चाहिए। उसके ऊपर अमल हुआ है कि नहीं, वो देखने के लिए क्या कार्रवाई की गई?
क्या 15 लाख के जो बताया था कि 15 लाख रुपए उन लोगों के अकाउंट्स में आएंगे, क्या वो जमा किए गए? उसमें से 2 लाख भी अगर कहीं जमा किए गए, और अगर है तो उनको वहां तक मिलने का प्रावधान क्या है? अगर वो बैंकों में है और वो फिर से उद्योगपतियों के हाथ में जाने वाले हैं, तो इनके नाम से इनका होने का मतलब क्या है? ये जो सारा षड्यंत्र है, ये बेवकूफ बनाने की साजिश है। और इस बेवकूफ़ी को जितनी जल्दी मूल्यासी बहुजन समाज के लोग समझेंगे, किसान और डेली वेज लेबरर्स तो वो इस साजिश में फंसे हुई है। हमारे स्टूडेंट्स जो है, हमारी महिलाएं जो है, वह भी इसमें पूरी तरह से फंसी हुई हैं, एक्सेप्ट फॉर द वेरी वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा उच्च वर्णीय अपर मिडिल क्लास। उच्च वर्णीय क्यों? क्योंकि अपर मिडिल क्लास जो है वह उच्च वर्णीय ही है। पढ़े लिखे होना और नौकरियों में होना, यह अपर क्लास होने का कोई डेफिनेशन नहीं है, खासकर भारत में। और जो उच्च वर्णीय और अपर क्लास में भी या अपर क्लास है जो लेकिन उच्च वर्णीय नहीं है, उनका भी जो कारोबार जो है, या लेन देन का कारोबार या हर चीज़ का कारोबार, वह इतना कैशलेस नहीं चलता जितना कि बताया जा रहा है। एक बात कही जा रही है कि बीजेपी जो है, जो सरकार है, या मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, वो इसे एक लिटमस टेस्ट की तरफ देख रहे हैं। यूपी का चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, 3 राज्यों में और चुनाव होने वाले हैं, तो उनको वो एक गेम देख रहे हैं कि इससे कैशलेस और ब्लैक मनी के नाम पर नोटबंदी करके, तो क्या लगता है कि चुनावी फायदा उससे बीजेपी को मिलता दिख रहा है? या चूंकि आप लगातार ग्रास रूट पे जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, वाम सेफ का बड़ा बड़ा अधिवेशन होता है, तो क्या लग रहा है कि चुनाव में इसका किस तरह से आप असर देखने वाली है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जो कमर्शलाइजेशन मिस्टर गांधी ने राजनीति का चलाया था, उन्हीं के उत्तराधिकारी लोगों ने उन्हीं की लेगेसी चला विरासत को पूरी तरह से लागू करवाया है। मिस्टर हजारे ने और अन्य कोई फर्जी लोगों ने, मैं तो उनको फर्जी कहूँ क्योंकि आज वो पूरी तरह से शांत बैठे हुए हैं। ना आपको लोकपाल नजर आ रहा है, न मिस किरण बेदी नजर आ रही है, न मिस्टर हजारे नजर आ रहे हैं, न मिस्टर केजरीवाल खुद लोकपाल की बात करे जा रहे हैं। तो ये माजरा जो है, ये इस तरह से मजाकिया माजरा जो बना के रखा है इन्होंने, इससे ये नजर आता है कि वो जो करप्शन है, जो ये सर्वाधीन करप्शन है, कॉरपोरेट लोगों ने जो इनको फंड्स दिया था इनकी राजनीति चलाने के लिए, वोट खरीदने के लिए, वोट खरीदते हैं हमारे मुलाजी समाज के लोगों को गरीबी में ढकल कर, उनको अत्याधिक गरीबी में रखकर, ये जो मामला कॉरपोरेट लोगों का डायरेक्टली फंड देने का, और वही फंड उन्होंने लोगों के वोट खरीदने के लिए यूज़ करना, या वोट मशीनों को यूज़ करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को, जैसे कि अभी बीजेपी ने कुछ कितने सैकड़ों मोबाइल्स खरीदे हैं। तो ये जो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने जो अपना पैसा दिया था इनको, वो अपना वापस मांग रहे हैं, क्योंकि यूपी का इलेक्शन इनको तो तभी मिलेगा, अगला इनका अगला जो है किस्त इनकी तभी आएगी जो पहला वापस आएगा। तो ये पहला का वापस करने के फिराक में ये इस तरह से, तो ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन और कॉर्पोरेट फंड का यूज़ करना राजनीति के लिए, लोगों को खरीदने के लिए, वोटों को खरीदने के लिए, कार्यकर्ताओं को खरीदने के लिए, कैडर को इस तरह से, कार्यकर्ता इनके खरीदे हुए होते। कार्यकर्ता का मतलब ये तो कलंक है कार्यकर्ता वर्ड के नाम पर, अगर उसको यूज़ किया जाएगा तो जो ये किस तरह से मैं इसको कह सकती हूँ कि सत्ता में रहने के वजह से, सत्ता का पूरी तरह से ये करप्शन का जो मामला है, यह सत्ता और वर्ण और इनका खुद की अबाधित नियंत्रण का मामला है। तो देश के आर्थिक सत्ता के ऊपर अबाधित नियंत्रण बनाए रखना और इनको पूरी तरह से अधिकार विहीन बना के रखना, इसके अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ है नोटबंदी का। जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार संसद में बोलने से बचते रहे हैं और वो लगातार यूपी में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आप पूरा का पूरा ये चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है नोटबंदी पर? और क्या लग रहा है कि अगर नोटबंदी पर ये सरकार फेल हो गई तो इसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जो अभी हुक्मरान सरकार है वही नहीं तो अपोजिशन ही नहीं तो मीडिया ही नहीं तो न्यायपालिका और कार्यपालिका, सभी जवाबदेही है संविधान को और लोकतंत्र की शक्ति को। अगर कोई भी, अगर संसद में जाके उसकी चर्चा नहीं करते हैं और अगर उसको इस तरह से बताया जाता है, वह संसद का अपमान है।
वो संसद की गरिमा और संसद का महत्व लोगों के दिमाग में कम करने की पूरी साजिश है। संसद के ऊपर और पार्लियामेंट के ऊपर लोगों का जो विश्वास है, लोकतंत्र यंत्रणा के ऊपर जो विश्वास है, उसके ओर से लोगों को निराश पैदा करना, उनके ऊपर उदासीनता पैदा करना और उसके ऊपर उनका विश्वास हटाना, यह उनकी साजिश है। क्योंकि अगर लोकतंत्र रहेगा तो ब्राह्मणी तंत्र अपने आप खत्म होता है। जिस तरह से हम लोग कार्यपालिका के ऊपर ब्राह्मणों का वर्चस्व और कब्जा नजर आता है, न्यायपालिका के ऊपर जो नजर आ रहा है, आर्थिक सत्ता में तो आपने देख लिया, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में देख लिया है, और पार्लियामेंट में यह लोग जिनकी अपने आप में मेजॉरिटी है और एक बहुत ही कमज़ोर अपोजिशन है, ये इस देश की ये नोटबंदी के मामले में ही नहीं, इसके पहले से कई मामलों में, लेकिन हमको लग रहा था कि जो वामपंथी लोग हैं जिनका इकोनॉमिक से ही सारा सारोकार होता है, और जो कांग्रेस है जो 2.5 साल में उनको अपोजिशन करने के लिए कोई खास मुद्दा नज़र नहीं आ रहा था और उनको अभी ये मुद्दा मिल गया, तो इन्होंने इस मुद्दे के ऊपर इस तरह से सरकार को एक बहुत ही फॉर्मिडेबल और बहुत ही मजबूत अपोजिशन देने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये नज़र ही नहीं आता। मतलब यहाँ से भी ब्राह्मण उच्च वर्णीय और उधर से भी ब्राह्मण उच्च वर्णीय, ब्राह्मणिकल पार्टी से, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है। तो मीडिया ही नहीं, तो ये सारा का जो सारा तंत्र है उच्च वर्णीय और ब्राह्मणों का कब्जा होने की वजह से ये ब्राह्मणी तंत्र चल रहा है। क्या लग रहा है आपको कि जानबूझकर जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो आरएसएस हो, तो जानबूझकर संविधान को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र का सिद्धांत और ब्राह्मणी व्यवस्था का सिद्धांत या वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत, ये अपोजिट पोल्स है, ये विषम, मतलब टोटली अपोजिट। ये अगर लोकतंत्र इस सिद्धांत के ऊपर है कि यहाँ पर वंचित जो लोग हैं, ये जो एक लोकतंत्र की एक कार्य प्रणाली है, राजनीतिक कार्य प्रणाली है, जो आज पूरे दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है और आज तक सबसे अच्छी साबित हुई है। और यही एक कार्य प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली है, जिसमें वंचितों को और शोषितों को उनका न्याय, उनके हक और हकूक मिलने की पूरी व्यवस्था है। जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स इस देश से राज छोड़ के गए, वो राज्य वो उन्होंने हस्तांतरित किया है। बेसिकली आज़ाद भारत में हम लोग लोकतंत्र का पूरी तरह से ह्रास होता हुआ नज़र आ रहा है। तो तब जब संविधान बनाने की बात हुई, इसी वादे जो किए थे, और वादे वो कोई मामूली वादे नहीं थे, वो मामूली वादे नहीं थे, वो वादे इस तरह से थे कि वो कंडीशन थी कि अगर यहाँ के लोग जो अपने आप को एक संविधान के दायरे में, शोषित और वंचित जो कि यहाँ का 90% तबका है, जब तक उनको यहाँ पर राज्य यंत्रणा में, शैक्षणिक यंत्रणा में, आर्थिक यंत्रणा में हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिलती, तब तक यहाँ का वो इस देश को छोड़ के जाने वाले नहीं थे। तब ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये जितने भी पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर कब्जा ब्राह्मणों का होगा या ब्राह्मणों का ही प्रतिनिधित्व होगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। आपको मालूम है कोई बात ऐसी हुई हो? मुझे कोई दस्तावेज दिखा दीजिए। मैम, आप बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप गंभीर आरोप लगा रही हैं कि जो नोटबंदी की वजह से जो बहुजन समाज है, SC ST, माइनॉरिटी, महिलाएं, उनके धन को, उनके पैसे को सरकार छीन रही है बैंक के जरिए। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि यह जो कब्जा पूरी तरह से हुआ है, यह उच्च वर्णियों का कब्जा, अगर न्यायपालिका में ब्राह्मणों का कब्जा है, तो जो भी जितना भी व्यवसाय है उसमें वैश्यों का कब्जा है। तो ये वर्ण सिस्टम को, ब्राह्मणी तंत्र को लागू करने का मामला जो हुआ है, देखिए यहाँ का मूल्यवासी बहुजन समाज 1950 में की बात मैं इसलिए फिर से जा रही हूँ कि संविधान का निर्माण जो हुआ था, संविधान के लिए जो कटिबद्ध लोग होने चाहिए, संविधान के दायरे में सब कुछ होना चाहिए, यह होता हुआ नज़र नहीं आता है। और ये गंभीर आरोप इसीलिए लग रहा है कि वो सामने चीज़ दिख रही है।